ये मामला 15 जनवरी 2022 का है। 15 जनवरी 2022 को लखनऊ के दैनिक जागरण अखबार में एक खबर छपती है जिसमें 3 तस्वीर होती हैं और ख़बर ये होती है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के रिटायर्ड ऑफिसर जिनका नाम महमूद अली है, वो और उनकी पत्नी दरख्शां जिनकी उम्र 60 साल और उनका बेटा शावेज़ जिसकी उम्र 30 साल होती है, ये तीनों लोग लापता हैं। और इसकी खबर पुलिस की एक स्पेशल टीम होती है PRO, उनका काम ये होता है कि लेटेस्ट न्यूज़ और अखबारों में क्या चल रहा है वो इसकी जानकारी लेते हैं। जब उनकी नज़र इस खबर पर पहुंचती है तो वो दंग रह जाते हैं। उनके दंग होने की वजह कुछ और होती है। इस कहानी को यहीं रोकते हैं। कहानी का शुरुआती पार्ट आपको पहले बता देते हैं। मामला ये होता है कि 6 जनवरी 2022 को एक लाश मिलती है लखनऊ के एक सन्नाटे इलाके में और उस लाश की गर्दन पर एक चाकू से कट का निशान होता है। अब पुलिस उसे लाश का पोस्टमार्टम करती है और पहचान ना होने के कारण उसे दबा देती है। उसके बाद तारीख आती है 8 जनवरी 2022। यहाँ एक और लेडीज़ की लाश मिलती है। उस लाश से लगभग 10-12 किलोमीटर दूरी पे ये लाश मिलती है और उस पर भी गर्दन पे कट का निशान होता है और उसी तरीके से मारा गया होता है जिस तरीके से पहली लाश पे होता है। अब इसे भी पहचान ना होने के कारण इसे भी दबा दिया जाता है। उसके बाद तारीख आती है 13 जनवरी। 13 जनवरी को लखनऊ के एक तीसरे इलाके में एक और लाश मिलती है और उस लाश पे भी उसी तरीके के निशान होते हैं जिस तरीके से पहले 2 लाश पे होते हैं और उसकी भी शिनाख्त ना होने के कारण इस मामले को ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है। अब मामला यहाँ पे जैसे ही पुलिस को उस अखबार की न्यूज़ पता चलती है वो सब दंग रह जाते हैं। होता ये है कि उसके बाद फिर पुलिस पता करती है कि ये कहाँ गए थे, क्या मामला था। तो उस अखबार में न्यूज़ ये थी कि ये लोग कश्मीर एक घूमने के लिए निकले थे, तीनों लोग, और जहाँ पर ये लोग फंस गए हैं और उसके बाद इनसे कोई बातचीत नहीं हुई है इनके घर वालों से। अब ये देखने के बाद फिर पुलिस घर वालों से मिलती है। घर वालों से मिलने के बाद फिर पुलिस कश्मीर के SP, कश्मीर के कमिश्नर से बात करती है और उन्हें तस्वीर भेजती है और बताती कि इस तरीके से हमारे इलाके के 3 लोग लापता हैं। अब कश्मीर के कमिश्नर ने अपनी एक टीम बनाई और टीम बनाकर सब लोगों को खोजने की कोशिश करते रहे। अब मामला ये हुआ कि पता कैसे चला कि वो लोग कश्मीर गए थे और कश्मीर से ही लापता हुए हैं। तो पुलिस उनके घर में जब पता लगाती है कि कौन कौन है तो पता ये चलता है कि इन तीनों के अलावा एक बेटी है जिसकी शादी हो गई है और वो नोएडा में रहती है, और एक बेटा, बड़ा बेटा सरफराज है। जब बेटी से पूछताछ की जाती है कि किस तरीके से पता चला कि वो लोग कश्मीर में, तो बेटी बताती है कि लास्ट टाइम मेरी बात उनसे हुई थी और क्योंकि मैं कॉल लगा रही थी घर पे तो किसी का कॉल उठ नहीं रहा था और बात व्हाट्सएप से हुई, पिता के व्हाट्सएप से बात हुई और बात कुछ इस तरीके से थी कि पिता के मोबाइल से शावेज़ बात कर रहा था और बात ये हुई थी कि मैंने पूछा कि क्यों फ़ोन नहीं उठा रहे हैं आप लोग। मैंने लगभग 20 मरतबा आप लोगों को कॉल किया और आप लोग कॉल नहीं उठा रहे हैं। तो वहाँ से रिप्लाई आता है कि हम लोग कश्मीर में आए हैं, घूमने के लिए आए हैं और यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, इस वजह से बात नहीं हो पा रही है। उसके बाद फिर आगे बात होती है कि सब लोग ठीक हैं, तो बताते हैं कि हाँ पिताजी की तबीयत सही नहीं है लेकिन अभी दवा ववा दिया गया है, कुछ आराम है उनको। और उसके बाद फिर वहाँ से यहाँ से होता है कि पिताजी से बात कराओ, तो ये होता है कि उनकी तबीयत सही नहीं है, वो अभी बात नहीं कर सकते। फिर नेटवर्क कट जाता है। उसके बाद फिर कुछ देर बाद फिर उनसे कांटेक्ट होता है तो फिर शावेज़ एक घबराए हुए मूड में रिप्लाई करता है कि हम लोग आए थे, यहाँ फंस चुके हैं, यहाँ लैंडस्लाइड हो गया है और हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं, कोई नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। मैंने एक किसी बंदे की वाईफाई लिया है और उससे कनेक्ट कराकर तुमको ये मैसेज दे रहा हूँ और शायद ये भी अभी कुछ देर में बंद हो जाए। और उसके बाद से मेरा अपनी फैमिली वालों से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। ये आखिरी बात थी, जबकि उनका कहना था कि ये बात शावेज़ कर रहा था। अब पुलिस इस मामले को देखती है। अभी कश्मीर में कश्मीर के कमिश्नर सर्च ऑपरेशन चालू ही रखे थे कि पुलिस को उन 3 लाशों के बारे में ये पता चलता है कि ये 3 लाश भी इसी जनवरी के शुरुआती दिनों में ये 3 लाश मिली हैं और तीनों उसी एज के मैच होते हैं जिस एज में
ये लापता वाली रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उसके बाद पुलिस जब तस्वीर मिलाती है तो तस्वीर भी देखी जाती है कि तस्वीर भी सेम है। अब पुलिस को लगता है कि जहाँ एक तरफ शावेज़ कश्मीर से बात कर रहा था, तो ये लाश लखनऊ में किस तरीके से पहुँच गई। अब पुलिस जांच में जुट जाती है। इससे पहले पुलिस ठंडी पड़ी हुई होती है, क्योंकि पुलिस का मानना ये था कि लावारिस लाश है और जब तक इसका कोई कंप्लेनर नहीं आता है तब तक मामला ठंडे बस्ते में रहने दिया जाए। अब इसके बाद फिर जब घर वालों से पूछताछ की जाती है कि और कौन कौन है फैमिली में, तो बताते हैं कि बस हम लोगों की फैमिली यही थी, 2 बेटे 1 बेटी और पिता और माँ, यानी ये 5 लोगों की फैमिली थी। उसके बाद पुलिस ये पता करती है कि आखिर कौन है असली कातिल, जबकि इससे पहले की जितनी चैट उसकी बहन से, शावेज़ अपनी बहन से कर रहा था, वो तारीख थी 14 जनवरी 2022 की, और पुलिस को शावेज़ और बाकी फैमिली वालों की लाश 6 जनवरी, 8 जनवरी और 13 जनवरी को मिलती है। अब पुलिस कंफ्यूज थी कि आखिर असली कातिल कौन है। या तो कोई ऐसा शख्स है जो शावेज़ बनकर बात कर रहा था, या तो खुद शावेज़ हो सकता है। लेकिन शावेज़ कैसे हो सकता है जबकि शावेज़ की लाश तो 13 तारीख को मिल गई थी। अब पुलिस को शक जाता है उसकी बहन के ऊपर। पुलिस को शक जाता है। फिर पुलिस तफ्तीश करती है, लेकिन बहन से भी कोई ऐसी रिलेटेड बात नहीं पता चलती जिस पे ये शक के दायरे में आ सकती थी। अब पुलिस उस मोबाइल को चेक करती है। उस मोबाइल के सीडीआर को जब निकालती है तो पता ये चलता है कि वो मैसेज कश्मीर से नहीं बल्कि लखनऊ से ही किए गए थे। अब पुलिस ये देख के दंग रह जाती है, क्योंकि उनका शक पहले बेटी के ऊपर था, तो बेटी के ऊपर से शक हटने के बाद अब एक ही ऑप्शन उनके पास बचता था, और वो था उनका बड़ा बेटा सरफराज। अब सरफराज की जब थोड़ी ही डिटेल निकाली गई तो पता चला कि 14 तारीख को सरफराज एक फ़्लाइट लिया लखनऊ से कश्मीर की, और कश्मीर से फिर 15 को वो वापस लखनऊ आ जाता है। और वो इसलिए गया था कि वो स्लाइड जो गिरा था उसकी तस्वीर लेकर वो अपनी बहन को भेज सके, ताकि उसके पास एक पुख्ता सबूत हो और बहन यकीन कर ले कि ये वाकई में वहीं पर गायब हुए हैं। अब उसके बाद फिर पुलिस सरफराज को उठाती है और सरफराज से जब पूछताछ करती है तो सरफराज टूट जाता है और वो सारे राज उगलता है। वो बताता है कि वो LLB कर चुका है और वो जज के एग्ज़ाम में बैठने की तैयारी कर रहा था। पढ़ाई के दौरान ही उससे एक लड़की से मुलाकात होती है और वो घर वाले की मर्ज़ी के बगैर उससे शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद घर वाले उससे नाराज़ होते हैं। जिस तरीके से छोटे बेटे शावेज़ को घर में इज़्ज़त मिलती है, उस तरीके से उसे इज़्ज़त नहीं दी जाती। माँ बाप अपने बड़े बेटे से नाराज़ होते हैं और वो ये भी कह रहा था कि मुझे शक था कि मेरे माँ बाप मेरे ऊपर कुछ टोना टोकता भी करवाते हैं। अब इस मामले में उसको ये डर था कि मेरे घर वाले मुझे जायदाद में हिस्सा नहीं देंगे। ये देखने के बाद मैं कंफ्यूज था कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो मुझे उस तरीके से नहीं मान रहे थे जिस तरीके से वो छोटे बेटे को मानते थे। मैंने एक प्लान किया कि मैं नींद की गोली लेकर जाऊं और घर में सबको खिलाने के बाद उन्हें मार दूं, और मैं 5 जनवरी को वही किया। मैंने नींद की गोली ली और घर में दाल बनी हुई थी, 3 अलग अलग किस्म की दाल थी जो मेरी फैमिली वाले खाते उस वक्त। मैंने दाल में नींद की गोलियां मिला दी। अब नींद की गोलियां मिलाने के बाद सब लोग बेहोश हो गए, और उससे पहले मैंने एक सफाई कर्मी को अपने जाल में, अपने प्लान में शामिल किया था। मैंने उससे कहा था कि मैं पैसे दूंगा, तुम मेरी फैमिली वाले को मारने में मेरी मदद करो, और उसने भी मेरे साथ वैसे ही किया। और रात में फिर हम लोग घर पे गए और घर पे जाने के बाद एक एक करके तीनों लोगों को मार दिया। मारने के बाद, जबकि 90 गोली खुद ही बहुत ज़्यादा होती हैं, अगर किसी को इस तरीके से ना मारा जाता तो वो ऑटोमेटिक मर जाता। अब उसके बाद मारने के बाद अब पुलिस को कंफ्यूज करना था, इसलिए मैंने सबसे पहले शावेज़ की लाश को एक चादर में लपेटा और गाड़ी में रखा और एक शहर के किनारे इलाके में लेकर जाकर फेंक दिया। उसके बाद फिर माँ की लाश को उठाया और दूसरे एरिए में लेकर गया और 14 से 15 किलोमीटर दूरी पे उसे भी फेंक दिया। इस तरीके से मैंने 3 तरफ 3 लाशें बिछा दी ताकि पुलिस को कन्फ्यूज़न हो और वो पता ना कर पाए कि ये कौन है या किसने इन्हें मारा है। इसके बाद फिर वहाँ के एसपी, लखनऊ के एसपी ने पुलिस की इस टीम को, जिस टीम ने इस केस को सॉल्व किया था, उसे 25,000 रुपये इनाम के तौर पर दिया था, इस वजह से
कि सबसे तेज़ी से सॉल्व किया जाने वाला केस ये था। अब आप ये बताइए, क्या ये इनाम के हकदार थे? क्योंकि अगर उस वक्त ही तफ्तीश की जाती, यानी 13 तारीख को जब आखिरी लाश मिली थी, उसी के आसपास तफ्तीश की जाती, तो शायद उसी वक्त सरफराज इनके हत्थे चढ़ चुका होता। लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से ये केस और आगे बढ़ता चला गया था। अब सरफराज जेल में है। ये थी आज की कहानी। इसी तरीके की और क्राइम स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।